हाँ जी, सब लोग ऑनलाइन हो जाओ। कितने लोग ऑनलाइन हैं? ग्रुप में मैसेज करो। हाँ जी, रोलिका, साया, नुजत, सिद्धा, कैसे हो? सबा क्या हाल है? ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो, जल्दी से लेक्चर स्टार्ट हो गया। हाँ जी वर्दा, गुड मॉर्निंग। नुजत, कैसे हो सब लोग? ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया या नहीं? हाँ जी, हमारा टॉपिक जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट चल रहा था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके ऊपर हमने काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस किया है कल, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम और देखेंगे। हमने डिज़ास्टर की टाइप्स देखी हैं। टाइप्स में हमने मेन 2 देखी थी, मैन मेड और नेचुरल था, और फिर इनको हमने आगे कंटिन्यू करते हुए देखा है कि किस तरीके से इनके कॉजेज होते हैं, इन डिज़ास्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। मेजर रोल हमने नर्सिस के डिज़ास्टर में देखी है, और हमने उसकी मैनेजमेंट देखी है। और रोल प्लेयर जो है डिज़ास्टर में, कल हमने देखा था कि कम्युनिटीज़ हैं हमारी। कम्युनिटीज रोल प्ले करती हैं, एनजीओज करती हैं, ये हमने सब देखा था। मीडिया रोल प्ले करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने देखा था, स्टार्ट किया था स्टेप वाइज, तो हमने देखा था कि मिटिगेशन है, मिटिगेशन देखा था, प्रेपरेशन, रिस्पॉन्स और रिकवरी देख रहे थे। हमने स्टेप्स देखे थे इसके मैनेजमेंट के लिए। मिटिगेशन पे हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी, प्रेपरेशन पे की थी, ठीक है। रिस्पॉन्स के लिए हमने बताया था कि टीम्स कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। हमने इस पर डिटेल डिस्कशन की थी। तो रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे थे, रिस्पॉन्स को ही कंटिन्यू करते हम देखेंगे कि जो रिस्पॉन्स है उसको डिटरमिन किया जाता है बाय द लेवल ऑफ द डिजास्टर, ठीक है। The response is determined by the level of the disaster, and the disaster is not determined by the number of casualty but the amount of the resources needed, ठीक है। हाँ जी फातिमा, कैसी हो? अब इसमें लेवल 1 है, if the organization लेवल 1 में क्या आएगा? If the organization, agency or community is able to manage the event and response effectively, अगर ऑर्गेनाइजेशन और जो वो है मैनेजमेंट है, अगर वो इस काबिल है कि वो इजीली मैनेज कर सकते हैं
मैनेज कर सकते हैं इवेंट को, रिस्पॉन्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, फॉर एग्जांपल फैमिली फायर एक्सप्लोजन वगैरह जो होते हैं। लेवल 1 में आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज जो होती हैं ना, ये कम्युनिटी, उनके लेवल पे जो काम मैनेज हो जाता है वो लेवल 1 पे आता है, यानी कि एक छोटा सा फैमिली में एक्सप्लोजन हो गया, जैसे कि गैस सिलेंडर वगैरह फट गया, कुकर, प्रेशर कुकर वगैरह का कुछ इशू हो गया, आग लग गई, घर में छोटा सा धमाका हो गया, ठीक है, फायर एक्सप्लोजन, घर में आग लग गई है। इस तरह के छोटे लेवल पे जो चीज़ें होती हैं उनको एजेंसी लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे ही मैनेज कर लिया जाता है, ठीक है, और कर लेना चाहिए, उस पर ये बात हो रही है। फिर उसके बाद आती है बात, ये हो गया लेवल 1 पे, ठीक है, और जब हम इससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर हम और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अब एक जो कम्युनिटी लेवल पे काम होता है तो कम्युनिटी के पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, उनके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि वो यूटिलाइज कर सके अपने रिसोर्सेज को और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके वो उस इवेंट को। लेवल 2 में आ जाता है इफ़ द डिज़ास्टर रिक्वायर्स एनी असिस्टेंस, अगर डिज़ास्टर में किसी भी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है फ्रॉम आउटसाइड से, बट दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नियर बाय एजेंसीज, लेकिन वो नियर बाय एजेंसीज से भी ले सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, ठीक है, लेवल 2 में। और लेवल 2 में क्या है, डिज़ास्टर के लिए हमें असिस्टेंस चाहिए आउटसाइड रिसोर्सेज से, ठीक है, बट दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नियर बाय। अब चाहिए तो हैं, अब जो लोकल एजेंसी है या लोकल कम्युनिटी है, उन्हें रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वो उन रिसोर्सेज के लिए क्या करेंगे, अपने आसपास के लोगों से भी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात कर लो कि जैसे कि एक इलाके से दूसरे इलाके में या एक शहर से दूसरे शहर में उन्होंने रिसोर्सेज ले लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद लेवल 3 आ जाता है इफ द डिजास्टर मैग्नीट्यूड इज एक्सीड, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ द लोकल कम्युनिटी और रीजन और रिक्वायर असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट लेवल और इवन फेडरल एसेट्स, ठीक है, तो क्या है कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाती है या बड़े लेवल पे काम बढ़ जाता है और जो प्रॉब्लम आती है वो बड़े लेवल पे होती है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि कम्युनिटी वगैरह को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ता है, फेडरल एसेट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, स्टेट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और जब कम्युनिटी खुद से मैनेज नहीं कर पाती तब हमें बाहर से लोग इसमें इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। तो लेवल 1 क्या हो गया, जब एक कम्युनिटी या एजेंसी अपने लोकल लेवल पे उसको सॉर्ट आउट कर सकती, जैसे कोई फैमिली में फायर एक्सप्लोजन वगैरह हो गया है तो वो क्या है कि उसको हम मैनेज कर लेंगे इजीली, वो लेवल 1 है। लेवल 2 पे अगर आपको असिस्टेंस चाहिए आउटसाइड द सोर्सेज, यानी कि अपने साथ वाले किसी कम्युनिटी से या किसी और एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ा लोकल लेवल पे, तो वो स्टेट 2, वो क्या है, लेवल 2 है। लेकिन अब 3 की अगर हम बात करें तो उसमें कम्युनिटी और रीजन से और जो सोसाइटी है उससे मैनेज नहीं होगा और स्टेट को या फेडरल को डालना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो लेवल 3 है। हाँ जी नेहा, कैसी हो? लेवल 3 की क्या एग्जांपल हो सकती है? जी नेहा, गुड मॉर्निंग। जी एमन, गुड मॉर्निंग। क्या एग्जांपल होगी लेवल 3 की? ऐसा कौन से बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आएगा जिसमें हमें फेडरल या हमें स्टेट की हेल्प लेने की ज़रूरत होगी, असिस्टेंस चाहिए होगी? जी। हाँ जी बुशरा, कैसी हो? जी लेवल 3 पे क्या होगा? जी।
हाँ जी फातिमा, लेवल 3 का रिस्पॉन्स हम कैसे अरेंज करेंगे? लेवल 3 में ऐसा क्या प्रॉब्लम आएगा जिसमें हमें स्टेट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा या फेडरल गवर्नमेंट को? हाँ जी समर, कैसी हो? चलो रिकवरी फेज पे हम आते हैं। रिकवरी फेज क्या है? रिटर्निंग द कम्युनिटी टू नॉर्मल। अब जो प्रॉब्लम होना था सबसे पहले, जो स्टार्ट से हुए हैं प्रॉब्लम्स वो हो गए हैं। अब बात आ गई है रिकवरी पे, ठीक है। अब कम्युनिटी जो है वो रिकवरी स्टेज पे आना शुरू हो गई है, ठीक है। अब रिकवरी स्टेट में क्या होगा? रिकवरी स्टेट में कम्युनिटी जो है वो नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो गई है। असेंशियल सर्विसेज सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा आर रिस्टोर। अब जितने भी पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के खाने पीने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, और सेफ ड्रिंकिंग और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं था, वो देना शुरू कर दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई है, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू कर दिया है नॉर्मली, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक हो गई है, और इसके अलावा नॉर्मल लाइफ जो है उसको रिस्टोर कर लिया गया है। ये एक रिकवरी स्टेट है। द पीपल आर टॉट हाउ टू फॉलो हेल्थी एंड सेफ्टी मेजर्स। इस तरीके से इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। द विक्टिम आर प्रोवाइडेड विद द टेम्परेरी अकोमोडेशन। जो विक्टिम्स हैं उनको टेम्परेरी अकोमोडेशंस दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। अब जिस तरह से जो रिसोर्सेज जिनके पास नहीं हैं, या जो प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे हैं, या जिनके साथ इस तरह से मिसहैप हुआ है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। विक्टिम्स आर प्रोवाइडेड विद टेम्परेरी अकोमोडेशन। उनको फिलहाल शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि शेल्टर्स किस तरह के होंगे, कि उनको फिलहाल स्टे के लिए जगह दी जाएगी, और इसके अलावा प्लस इधर खाना वगैरह उनको सहूलत दी जाएगी, और जैसे कैंपिंग वगैरह की जाती है, कैंप्स वगैरह दिए जाएंगे, और इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, जो हेल्प के लिए पैसे वगैरह दिए जाते हैं, जैसे कि वो 12,000 की ये स्कीम हुई थी आजकल में, इसी तरह। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, काम दिया जाता है, टेम्परेरी रोजगार दिए जाते हैं। दोज हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स आर कंसोल्ड। जो जिनके फैमिली मेम्बर्स का लॉस्ट होता है उन्हें कंसोल किया जाता है कि आप परेशान ना होइए, वो तसल्ली दी जाती है, हुकूमत जाके मिलती है सबको बारी बारी। इफ़ देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एपिडेमिक्स, अगर एपिडेमिक का कोई भी डेंजर होता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर टू बी अंडरटेकन। और फ़ौरन से वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो उनको स्टार्ट कर लिया जाता है, ताकि जो है वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, और वैक्सीनेशंस दी जाती हैं, और जो एपिडेमिक है कोशिश की जाती है उसको अंडर कंट्रोल किया जाए। रिकवरी फेज़ में और क्या चीज़ें आती हैं? हाँ जी, रिकवरी में और क्या चीज़ें आप करोगे? हाँ जी, अली, नुज़रत, इरम, सिमरा, बुशरा, समर, फातिमा।
साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज डिजास्टर को क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इमोशनल शॉक है, ठीक है। इसमें स्टेजेस है, सबसे पहले इम्पैक्ट स्टेज है, हीरोइक स्टेज है, हनीमून स्टेज है, डिसइल्यूजनमेंट है और रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इम्पैक्ट स्टेज में क्या है, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा सर्वाइवर्स आर स्टंट, एपैथेटिक होंगे, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर द इनिशियल इवेंट, दे मे हैव डिफिकल्टी फॉलोइंग द डायरेक्शंस एंड विल नीड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड फर्म गाइडेंस। इम्पैक्ट स्टेज में जो सर्वाइवर्स हैं वो स्टंट होते हैं, एपैथेटिक उनका बिहेव होता है और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेवरल आवर्स के लिए आफ्टर द इनिशियल इवेंट जब होता है काफ़ी घंटों तक वो डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए डायरेक्शंस को फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना और उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की और फर्म गाइडेंस की उस वक्त ज़रूरत होती है इम्पैक्ट स्टेज में, जब इम्पैक्ट हो रहा होता है। जो हीरोइक स्टेज है उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स वांट टू बी हेल्पफुल, उनको ज़रूरत उस वक्त चाहिए होती है, वो कहते हैं हमारी मदद कीजिए, एंड मे मिनिमाइज ओरिजिन्स और इग्नोर देयर ओन इंजरीज एंड डेमोन्स्ट्रेट रेस्क्यू बिहेवियर दैट इज़ रिस्की टू सेल्फ। और जो ये वाला स्टेज होता है इसमें हर कोई जो है वो अपने आप में हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है और इस स्टेट में कोशिश कर रहा होता है कि मुझे जो है वो हम खुद हेल्पफुल होने की कोशिश कर रहा होता है और मिनिमाइज और इग्नोर करता है, जो माइनर इंजरीज होती हैं उनको इग्नोर करते हैं और अपनी इंजरीज को इग्नोर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें रेस्क्यू बिहेवियर को, खुद से अपनी मदद आपके थ्रू काम करने की कोशिश करते हैं कि हम सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, हम सारे काम कर लेंगे, अपनी तरफ से इस तरह से बिहेव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और क्या है, ये जो बिहेवियर होता है ये रिस्की होता है और रिस्की होता है ऑल लेवल पे। हनीमून स्टेज क्या है, इस स्टेज में जो सर्वाइवर्स हैं वो ग्रेटफुल होते हैं दैट दे आर स्टिल अलाइव। और क्या होता है कि ये जो इसमें जो सर्वाइवर्स होते हैं कि वो इस चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं कि शुक्र है इस सारे इवेंट में जो भी सारा मिसहैप हुआ हमारे साथ, ये डिजास्टर हुआ, शुक्र है हम जिंदा हैं, ठीक है। और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हनीमून स्टेज पे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी ब्रदरहुड हो जाती है और कम्युनिटी स्पिरिट उनकी जो है वो पैदा हो चुकी होती है। लोगों को सेंस आ जाती है कि भाई शुक्र करें कि जो हालात थे इनमें हम बच गए, जितने बचे होते हैं ना उनको एक दूसरे के लिए एहसास यहाँ पे पैदा हो चुका होता है, कम्युनिटी के लिए सिंसियरिटी से काम करने की ख्वाहिश उनके अंदर डेवलप हो चुकी होती है और वो करते भी हैं। डिसइल्यूजनमेंट स्टेज में क्या है, इस स्टेज में जो है वो रियलिटी ऑफ लॉस अकर हो जाता है। इसमें रियलिटी ऑफ लॉस जो है वो अकर हो चुका होता है, ऑनगोइंग फिजिकल और इमोशनल फटीग जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है, कैन रिजल्ट इन सब्सटेंस अब्यूज और डिस्करेजमेंट। लोगों को जो रियलिटी है लॉस की वो समझ आ चुकी होती है और फिजिकल और इमोशनल फटीग से गुजर रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में लोग ये करते हैं कि वो सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं।
लोग जो है वो सब्सटेंस का इंटेक शुरू कर देते हैं, गलत चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, एडिक्शन भी उसे हैं? हैं? तो जो रियलिटी है वो उस टाइम तक डेवलप हो चुकी होती है, लोगों को ये सेंस होती है कि इस वक्त क्या सिनेरियो गुजर रहा है और क्या होगा, और वो लोग गलत इमोशनली फटीग को कम करने के लिए कुछ सब्सटेंस का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं या एडिक्शन की मेडिसिन या सोने के लिए लेना शुरू कर देते हैं, और इसके साथ साथ डिस्करेजमेंट भी डेवलप हो चुकी होती है। इसके अलावा सर्वाइवर्स फील अबंडेंट and ignored by the larger community because of the gap between the resources and need, और जो सर्वाइवर्स हैं वो अबंडेंट फील करते हैं और इग्नोर फील करते हैं by the larger community because of the gap between the resources and the need। वो ये समझते हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि अब वो ये समझते हैं कि हमें कम्युनिटी के अंदर हमने अगर सर्वाइव किया है, हम बच गए हैं, तो हमें उस तरीके से फैसिलिटेट भी किया जाए, अकोमोडेट भी किया जाए, इस सेंस में कि हमने जो है वो कि अगर हम बचे हैं तो हमें सारी ज़रूरियात दी जाएँ, और जो हमारा गैप्स है उनको फिल किया जाए। रिसोर्सेज और नीड के दरमियान में उनका गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो ज़रूरियात होती हैं वो पूरी नहीं की जाती। रिकंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या होगा? दिस स्टेज में कंटिन्यू फॉर years as people rebuild lives and even begin to see the crisis in a retrospect में as a growth and opportunity period। रिकंस्ट्रक्शन जब स्टेज स्टार्ट हो जाता है, रिकंस्ट्रक्शन से आपको आइडिया हो रहा है कि ये स्टेज जो है वो कंटिन्यू रहता है फॉर years एज पीपल रीबिल्ड लाइफ, जिंदगियां दोबारा से शुरू हो जाती हैं और लाइफ जो है वो रीबिल्ड होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ इवन बिगन टू सी द क्राइसिस, और लोग जो क्राइसिस है वो भी देखना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद इन रिट्रोस्पेक्ट एडवांस ही चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है, या जो प्रीवियस जो गुजर चुका होता है उस पर इतना फोकस नहीं करते एज अ ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी पीरियड, और उस अपॉर्चुनिटी को उस टाइम में जिसमें है उसको ग्रोथ पीरियड में यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्राई एज है, ट्राई एज क्या है? द शॉर्टेज ऑफ द पेशेंट। ट्राई एज क्या है? हाँ जी, इरम, सिमरा, बुशरा, समर, एमन, वट इज ट्राई एज? वट इज ट्राई एज? हाँ जी, ट्राई एज क्या है? इनिशियल असेसमेंट है, ठीक है, और इसके अलावा रोलिका कह रही है ट्राई एज में प्रायोरिटाइज करते हैं पेशेंट्स की नीड्स को देख कर के एलोकेशन की जाती है। ओके,
रमन कह रही है सॉर्ट आउट करते हैं डिग्री ऑफ इमरजेंसी के लिहाज से ट्रीटमेंट ऑप्शंस को। ठीक है। नुसरत कह रही है पेशेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके। मिशेल कह रही है कैटेगराइज पेशेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। ओके ठीक है, गुड। सबका जवाब ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सबका फिट होता है। और मेरा ख्याल है हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी कर चुके हैं। आपको भी पता है ये सब चीज़ों का, इसके बारे में क्या क्या है। क्या है कि the shortage of the patients to determine priority health care needs and the proper site of the treatment. shortage of patients to determine, अब ये क्या है कि पेशेंट्स की नीड्स को डिटरमिन करना, प्रायोरिटी को सेट करना कि क्या है, और प्रॉपर साइट ऑफ ट्रीटमेंट को डिसाइड करना। इसी तरह क्या है, इन नॉन डिजास्टर सिचुएशंस हेल्थ केयर वर्कर्स असाइन हाईएस्ट प्रायोरिटीज and allocate most resources to the most critically ill patient. In disaster situation with the large numbers of the casualty, decisions are based on the likelihood of survival and the consumption of the resources. ठीक है, प्रायोरिटाइज करता है पेशेंट्स को। ठीक है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली डिजास्टर सिचुएशन में क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज जो है उनके डिसीजन लिए जाते हैं किस पे, उनके लाइकली ऑन द लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल पे कि कौन कितने उसके सर्वाइवल के चांसेस हैं, एंड द कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम रिसोर्सेज को कंज्यूम करते भी हैं तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं। ये ना हो कि हम रिसोर्सेज भी यूज़ कर लें, यूटिलाइज करें और कंज्यूम करें, लेकिन उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना होता। मैंने डिजास्टर की ट्रायल सिस्टम में क्या है, सबसे पहला इमरजेंट होता है, दूसरा अर्जेंट होता है, तीसरा नॉन अर्जेंट है, फिर माइनर है और फिर डेड और एक्सपेक्टेड टू डाई है। यानी कि ब्लैक है। इनको सिस्टम दिया गया है, सिस्टमाइज किया गया है और इनको कोडिंग की गई है। कोड रेड है, येलो है, ग्रीन है, वाइट है और ब्लैक है। लेवल ऑफ ट्रायल सिस्टम में लेवल 1 में रिससिटेशन है, लेवल 2 में इमरजेंट है और अर्जेंट है, लेस अर्जेंट है, नॉन अर्जेंट है। ठीक है। ट्रायल्स ड्यूरिंग डिजास्टर में क्या है जब मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया तो मैंने इनके कोड्स भी बताए हैं कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पे भी कोड्स चलते हैं और उनको बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है। इवन मैंने आपको शालामार में भी बताया कि कोड्स का किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है रूटीन में। हाँ जी, मैंने क्या क्या कोड्स बताए हैं आपको। जी, मैंने क्या क्या कोड बताए हैं आप लोगों को जो हम यूज़ करते हैं। ट्रायल्स ड्यूरिंग डिजास्टर में क्या है victims with the life threatening conditions and a good chance of survival are cared for the first। अब ट्रायल्स जब डिजास्टर के दरमियान डिजास्टर में जो ट्रायल्स होता है उसमें जो विक्टिम्स होते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होते हैं और जिनके गुड चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, हम ज़्यादा उन पे फोकस करते हैं। जैसे कि
जैसे कि अगर कोई किसी को माइनर इंजरी है या सिर्फ फ्रैक्चर्स हैं और वो ठीक हो सकता है, बेहतर हो सकता है, तो ज़्यादा चांसेस और ज़्यादा केयर जो है वो ऐसे बंदे को प्रोवाइड की जाती है जो कि जिसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो विक्टिम जो है वो होगा जिसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो है लेकिन गुड चांसेस ऑफ सर्वाइवल है, आर केयर फॉर द फर्स्ट, उनको पहले केयर दी जाती है। When there are more victims of a disaster, अगर बहुत सारा victims होते हैं disaster के, then medical personals to treat them, और medical persons जो हैं वो उनको treat करते हैं। those who are likely to survive, जिनके survival का chances ज़्यादा है, are treated first, उनको पहले treat किया जाता है। these patients are given green tags, उनको green tag दे दिया जाता है। फिर उसके बाद the mortally जो जिनके mortal wounds होते हैं, जिनके death के chances ज़्यादा हैं, and those who are not expected to survive, जो सर्वाइवल के चांसेस जिनके कम है, उनके मॉर्टल लेवल के वूंड्स हैं, यानी कि मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, और उनका हु आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, वो बच नहीं सकते, सर्वाइवल के चांसेस कम हैं, आर अटेंडेड लेटर, उनको लेटर देखा जाता है, एंड दीज आर इशूड आ ब्लैक टैग, और उनको ब्लैक टैग दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये जब भी हमने पीछे कोड्स पढ़े हैं ना, इनको हम इस तरीके से टैगिंग करते हैं। इसके अलावा जो केमिकल डिजास्टर हो जाता है, इंडिकेशन सेट केमिकल अटैक्स हैज अकर्ड माइट इंक्लूड, और ये जो इंडिकेशन हैं इनमें क्या आएगा कि जो केमिकल अटैक्स अकर होते हैं माइट इंक्लूड, इसमें फॉग आ जाता है, लाइक और लो लाइंग क्लाउड्स होते हैं सडनली अपेयरिंग इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर अकर होते हैं। मैनी डेड बर्ड्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इसके साथ है मैनी डेड डाइंग और सिक इन एन पीपल एरिया, और डाउन विंड होती है फ्रॉम आ सस्पिशियस क्लाउड और अ विंड। तो क्या है, जो केमिकल डिजास्टर होता है उसमें कुछ फोग टाइप का सिस्टम होता है जो कि लो लाइंग क्लाउड होता है, जो कि यानी कि वो जो आसमान है या बादल हैं उनसे नीचे की तरफ होता है, और वो क्लाउड होता है, क्लाउड की शक्ल का होता है, सडनली अपेयर हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, उनके डेड होने के चांसेस हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं किसी खास एरिया में, और मैनी डेड और डाइंग जो होते हैं, जो कुछ बहुत ज़्यादा मर गए होते हैं या मरने वाले होते हैं, सिक होते हैं इन पीपल एरिया, लोगों के अंदर, और डाउन विंड में या फिर हवा के दबाव में या नीचे की तरफ फ्रॉम सस्पिशियस क्लाउड, वो जो सस्पिशियस क्लाउड है उसके आसपास, और फोग। तो एन एटिपिकल अनएक्सप्लेन्ड ओडोर फॉर द लोकेशन, उस सारे एरिया से जो है वो एटिपिकल सी स्मेल आना शुरू हो जाती है और वो रहती है सारा वक्त। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, केमिकल वेपन्स जो यूज़ किए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस दैट क्विकली कॉज इंजरी और डेथ एंड कॉज पैनिक एंड सोशल डिस्ट्रप्शंस। ये केमिकल वेपन्स वो होते हैं जो कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि क्विकली इंजरी करवा देते हैं, डेथ्स करवा देते हैं और पैनिक क्रिएट कर देते हैं, सोशल डिस्ट्रप्शन करवा देते हैं, वो केमिकल वेपन्स है। इसमें एजेंट्स आ जाते हैं जैसे कि वेसिकेंट्स हैं, नर्व एजेंट्स हैं, ब्लड एजेंट्स हैं, पल्मोनरी एजेंट्स हैं, एजेंट्स वेरी इन वोलेटिलिटी आ जाती है। ठीक है, एजेंट्स की जो वोलेटिलिटी है वो वेरी करती रहती है, परसिस्टेंट होती है, टॉक्सिसिटी है, पीरियड ऑफ लेटेंसी है, और एक्सपोजर जो है वो क्या है, वो सारी डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू एजेंट। ठीक है, कि क्या एजेंट यूज़ किया जा रहा है केमिकल के लिए। इसके अलावा लिमिटेशन ऑफ एक्सपोजर जो है वो क्या है, जो लिमिटेशन ऑफ एक्सपोजर जो है वो असेंशियल है, वो मैटर करता है कि केमिकल के साथ एक्सपोजर कितना रहा, विद एवैक्यूएशन एंड द डिकंटामिनेशन एज सून एज पॉसिबल एज अ क्लोज टू द सेंस ऑफ सीन ऑफ इंसिडेंट एज पॉसिबल। लिमिटेशन ऑफ एक्सपोजर जो है वो असेंशियल है कि जो विद एवैक्यूएशन एंड डिकंटामिनेशन, यानी कि जो जितना एक्सपोज रहा, कितना एक्सपोजर हुआ, प्लस जो एवैक्यूएशन कितने टाइम में की गई, और प्लस जो डिकंटामिनेशन किया गया, वो सबकी लिमिटेशन क्या है, उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या थी, ये मैटर करती है। दूसरा, जल्द से जल्द जो है वो पॉसिबल किया जाए और एज क्लोज एज टू द सीन ऑफ द इंसिडेंट एज पॉसिबल, और उसको जल्द से जल्द वहाँ से उस सीन से रिमूव किया जाए ताकि हम केमिकल को आगे जो है वो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके।
जैसे कि आप ये देख सकते हैं केमिकल वेपन्स जो हैं वो किस तरीके से जो बच्चे हैं उनको पिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, लोग बनाए जा रहे हैं। ये बेसिकली जो है ये मैन मेड है और बायो वेपन्स कहेंगे इनको या ह्यूमन वेपन्स कहेंगे, जो कि बनाए जाते हैं। इन लोगों को इस तरह से खतरनाक बनाया जा रहा है। बायोलॉजिकल डिजास्टर में एंथ्रेक्स आ जाता है, बोtulism आ जाता है, प्लेग है, स्मॉल पॉक्स है और ट्यूलरेमिया है और वायरल हेमरेजिक फीवर है। ये बायोलॉजिकल डिजास्टर हैं जो कि इस तरीके से फैले थे और उन्होंने तबाही की थी। बायोलॉजिकल डिजास्टर में म्यूटेशन करवा देते हैं, या डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन करवा देते हैं। और आइसोलेशन एंड प्रिकॉशन फॉर द बायोलॉजिकल टेररिज्म एजेंट। एंथ्रेक्स क्या है? अब जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, बायोलॉजिकल जो डिजास्टर हुआ है, जो करवाया गया था, उनमें से एक एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स क्या है? इज अ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज है कॉज्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव की वजह से, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की वजह से हुआ, नोन एज बैसिलस एंथ्रेक्सिस बोला जाता है। एंथ्रेक्स कैन बी फाउंड नेचुरली इन सॉइल, ठीक है। ये सॉइल में पाया जाता है और कॉमनली इफेक्ट करता है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स को अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। और जो एंथ्रेक्स से क्या सर्वाइवल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। साइंटिस्ट था रॉबर्ट कोच, उसने इस पे स्टडी की थी बैसिलस एंथ्रेक्सिस पे, और इसने क्या किया था? बैक्टीरियम दैट कॉजेज एंथ्रेक्स, ही डिस्कवर्ड दैट द बैक्टीरिया फॉर्म्ड स्पोर्स एंड वर एबल टू सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम इन मैनी डिफरेंट एनवायरमेंट्स में, ठीक है। एंथ्रेक्स काफ़ी जगहों पे रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो that is because possession of the anthrax is not a crime unless it can be proved that it is for use as a weapon, ठीक है। तो क्या ये इलीगल है या नहीं है? तो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। तो इसको लीगल और इलीगल, इसका होना, मौजूद होना किसी के पास, इसको इस बेस पे किया जाता है कि अगर वो वेपन के तौर पे यूज़ नहीं किया जाएगा, उन वर्म्स को या उन वो जो बैक्टीरिया है उसको अगर गलत काम के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो इलीगल नहीं है। लेकिन अगर उसका मिसयूज़ किया जाएगा तो हम उसे इलीगल फॉर्म में लेंगे, ठीक है। क्या है? there are a few moral legal restrictions हैं इसके लिए। if you want to get your anthrax culture from USA lab, you have to obtain permission from the Center for the Disease Control, ठीक है। इसी तरह बोटुलिज्म क्या है? मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था क्या है बोटुलिज्म। बोट्यूलिज्म बोट्यूलिज्म जो है वो क्या है? एक रेयर है लेकिन सीरियस कंडीशन है, कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स फ्रॉम द बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रेडियम बोट्यूलिनम की वजह से ये होता है। इसकी कॉमन फॉर्म जो है वो फूड बॉर्न बोट्यूलिज्म है, वोन बोट्यूलिज्म है और इन्फेंट बोट्यूलिज्म है, ठीक है। तो ये क्या है? इसे भी बायोलॉजिकल डिजास्टर में काउंट किया गया है। द हार्मफुल बैक्टीरिया है थ्राइव एंड प्रोड्यूस द टॉक्सिन इन एनवायरनमेंट विद लिटिल ऑक्सीजन सच एज होम कैंड फूड। जो घरों में जो कैंड फूड रखे जाते हैं उनमें भी ये हो जाता है और इसके बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जैसे कि अचार वगैरह या कुछ चीज़ें हमें स्टोर करके बोतलों में रखी होती हैं। इसके अलावा जो वोन बोटेलिज्म है, if these bacteria get into a cut, अगर ये कट में किसी में चले जाएं, they can cause a dangerous infection that produces the toxin। इसलिए वोन्स को जो है वो हाइड करके कवर करके रखा जाता है। इन्फेंट बोटुलिज्म में दिस मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बोटुलिज्म बिगिंस आफ्टर क्लोस्ट्रेडियम बोटुलियम बैक्टीरिया स्पोर्स ग्रो इन द बेबीज इंटेस्टाइन ट्रैक्ट। इट टिपिकली अकर्स इन द बेबीज बिटवीन द एजेस ऑफ 2 months and 8 months के अंदर ये उनकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके अंदर ये ग्रो करना, डेवलप होना शुरू हो जाता है।
साइंस एंड सिम्टम्स हैं फूड बॉर्न बॉटलिज्म के टिपिकली बिगिन बिटवीन 12 एंड 36 आवर्स में हो जाता है ये। और सोर्सेज ऑफ फूड बॉर्न बॉटलिज्म हो गया। अच्छा ठीक है, इसके अलावा हमने प्लेग देखा था। प्लेग के ऊपर हमने लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो फैला था और किस तरीके से इसने तबाही की थी प्लेग में। प्लेग जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है कॉज बाय द बैक्टीरियम यर्सीनिया से ये हुआ। यर्सीनिया पेस्टिस से हुआ था। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर होगा, वीकनेस होगी, हेडेक होगी। यूजुअली विदिन 1 to 7 days में ये स्टार्ट हो जाता है। और जो प्लेग है वो स्टिल एग्जिस्ट करता। प्लेग अकर्स नेचुरली इन रूरल एरियाज इन वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, पर्टिकुलरली एरिजोना में, कैलिफोर्निया में, क्लोराडो में हुआ था, न्यू मैक्सिको में हुआ था। That's where an average of 7 human plague cases are reported each year to CDC। ठीक है, इसके अलावा प्लेग डिजीज में होता क्या है, इसमें यर्सीनिया पेस्टिस से ये होता है। ह्यूमन यूजुअली गेट प्लेग आफ्टर बीइंग बिटन बाय अ रोडेंट फ्ली से जब ये काटे जाते हैं, यानी कि जो रोडेंट जो चूहे हैं उनके ऊपर जो फ्ली होती है उसके काटने से होता है। दैट इज कैरिंग द प्लेग बैक्टीरियम और बाय हैंडलिंग एन एनिमल इन्फेक्टेड विद प्लेग, या किसी भी ऐसे एनिमल को जब आप हैंडल कर रहे हो जिसको प्लेग है, ये तब भी होने के चांसेस हैं। स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स आपको पता है कि ये इसको एरेडिकेट कर दिया गया है। स्मॉल पॉक्स अब नहीं है, लेकिन इसके जर्म्स जो हैं वो आज भी संभाल के इसका जो वायरस है उसको अभी भी संभाल के रखा हुआ है रशिया में। ओरिजिन ऑफ स्मॉल पॉक्स, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ओरिजिन ऑफ स्मॉल पॉक्स इज अननोन है। स्मॉल पॉक्स इज थॉट टू बी डेट बैक टू द इजिप्शियन एम्पायर से अराउंड द 3rd century BCE बिफोर कॉमन ईरा में। बेस्ड ऑन अ स्मॉल पॉक्स लाइक रैश फाउंड ऑन 3 ममीज पे रैश ये पाए गए थे ममीज के ऊपर। द अर्लीस्ट रिटन डिस्क्रिप्शन जो है ऑफ अ डिजीज दैट क्लियरली रिजेंबल स्मॉल पॉक्स अपीयर्ड इन अ चाइना 4th century में हुआ था, कॉमन ईरा में। अर्ली रिटन डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो अपीयर्ड इन इंडिया 7th century में हुआ था, और एशिया माइनर में हुआ था 10th century में। स्प्रेड ऑफ जो स्मॉल पॉक्स है, ग्लोबल स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स कैन बी ट्रेस्ड ऑन द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द सिविलाइजेशन एक्सप्लोरेशन में हुआ था। हिस्टोरिकल हाईलाइट्स अगर देखें 6th century में 18th century तक ये चलता रहा। अर्ली कंट्रोल एफर्ट्स में ग्लोबल जो एरेडिकेशन प्रोग्राम इसका हुआ था 1959 में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड अ प्लान टू राइड द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल पॉक्स को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। अनफॉर्चुनेटली दिस ग्लोबल एरेडिकेशन कैंपेन सफर्ड फ्रॉम द लैक ऑफ फंड्स, पर्सनल्स और कमिटमेंट फ्रॉम countries as well as shortage of the vaccination donations। ठीक है, इसके अलावा क्या है, despite their best efforts, smallpox was still widespread in 1966, causing regular outbreaks in multiple countries across South Africa and America and Asia। इसके अलावा जो इसमें इंटेंसिफाइड जो एरेडिकेशन प्रोग्राम बिगन हुआ था 1967 में हुआ था, विद द प्रॉमिस ऑफ रीन्यूड एफर्ट्स इसमें की जाएंगी। दिस टाइम लेबोरेटरीज इन मैनी कंट्रीज वेयर स्मॉल पॉक्स अकर्ड रेगुलरली एंडेमिक कंट्रीज थी वर एबल टू प्रोड्यूस मोर higher quality freeze dried vaccine। A number of other factors also played an important role in sources of the intensified efforts, including the development of the इसमें क्या है बिफरकेटेड नीडल्स इसके लिए यूज़ की गई थी, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सर्वेलेंस सिस्टम टू डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट केसेस एंड मास वैक्सीनेशन कैंपेन टू नेम अ फ्यू।
लास्ट केसेस स्मॉल पॉक्स के जो है लेट 75 में हुए थे। में रहीमा बानो हुई थी, 3 years old गर्ल थी फ्रॉम द बांग्लादेश, was the last person in the world to have naturally acquired variola major and the last person in Asia have active smallpox. ठीक है। She was isolated at home with house guard posted 24 hours a day until she was no longer infectious. A house-to-house vaccination campaign within a 1.5-mile radius of her home began immediately, and every house, public meeting area, school, and healer within 5 miles was visited by a member of the smallpox eradication program team to ensure the illness did not spread. A reward was also offered to anyone for reporting a smallpox. Ali Malin was the last person to have naturally acquired smallpox. Variola minor है. Malin was a hospital cook in Marsa, Somalia on October 1977 has accompanied two smallpox patients in a vehicles from the hospital to the local smallpox office. On October 22, he developed a fever. At first, he was diagnosed with the malaria and then chickenpox. He was correctly diagnosed with the smallpox by the smallpox eradication staff on October 30th. समझ आ रही है? जो वर्ल्ड है वो फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स कब हुआ? ऑलमोस्ट 2 centuries आफ्टर जेनर पब्लिश्ड हिज होप द वैक्सीनेशन कुड annihilate smallpox on 8th May 1980. The 33rd World Health Assembly officially declared the world free of the disease. हो गया हुआ है. Eradication of the smallpox is considered the biggest achievement in the international public health. Stokes of variola जो है वायरस following the eradication of the smallpox scientist. अच्छा, इसके अलावा जो ये क्या है टुलरेमिया कैसे वर्डिंग है टुलरेमिया? ये क्या है? टुलरेमिया सिम्टम कॉजेज है. अच्छा, ये क्या है? ये है टुलरेमिया इज अ रेयर इन्फेक्शियस डिजीज, ऑल्सो नोन एज रैबिट फीवर होता है. डियर फ्लाई फीवर है, या इसको रैबिट फीवर भी कहते हैं या डियर फ्लाई फीवर भी कहते हैं. इट टिपिकली अटैक्स द स्किन, आईज, लिम्फ नोड्स एंड लंग्स. टुलरेमिया इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया की वजह से होता है. डिजीज मैनी इफेक्ट्स रैबिट्स को, हेयर्स को, रोडेंट्स को सच एज इन सबको पे इफेक्ट करता है. इसके सिम्टम्स में क्या है? Most people exposed to tularemia who became sick generally do so within 3 to 5 days होता है, although it can take इसमें क्या होगा? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिजीज, इसके साइन सिम्टम में स्किन अल्सर हो जाएंगे, स्वॉलन और पेनफुल लिम्फ नोड्स होंगी, फीवर होगा, चिल्स होगा, हेडेक होगा, एग्जॉशन होगी और ग्लैंडुलर टुलरेमिया होगा. मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आएंगी. इसके अलावा वायरल हेमरेजिक फीवर है, वो आपको पता है कि उसमें किस तरीके से वो इफेक्ट करता है. तो ये सारी डिजीजेज जो हैं ये इफेक्ट करती हैं इंसान पे. आइसोलेशन और प्रिकॉशंस इसके लिए क्या हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स में बी डिलीवर्ड एंड स्प्रेड इन अ नंबर ऑफ वेज बिकॉज ऑफ मॉडर्न ट्रैवल. स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन में अकर इन एरियाज थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अपार्ट. कि जैसे जैसे मॉडर्न ट्रैवल स्टार्ट हो गया है, इन्फेक्शन ने 1000 माइल्स तक ट्रैवल करना इन्फेक्शन ने स्टार्ट कर दिया. Healthcare providers need to be aware of the potential signs of biological weapons disseminations. Biological weapon से alert रहना चाहिए. जैसे कि ये concept था
ये सुनने में आ रहा था, सोचने में आ रहा था कि चाइना ने वायरस बना के जल्दी से जो है वो फैला दिया है और दुनिया में चाइनीज़ भिजवा दिए हैं, जल्दी से वहाँ पे कोरोना फैल गया। तो ये क्या है, ये ट्रैवल की वजह से है और इन्हें बायोलॉजिकल वेपन बोला जाता है, जब इंसानों को इन्फेक्टेड करके यहाँ-वहाँ भेजा जाता है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो इस तरह के वेपन से अलर्ट रहना चाहिए। साइंस एंड सिम्टम्स का और जो सिमिलर होते हैं दोज ऑफ कॉमन डिजीज प्रोसेस, उनसे अलर्ट रहना चाहिए। आइसोलेशन प्रैक्टिसेस डिपेंड ऑन द इन्फेक्टिंग एजेंट, ठीक है। ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। सम एजेंट्स रिक्वायर्ड जो है वो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस कुछ को चाहिए होते हैं। टर्मिनल डिसइंफेक्शन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की ज़रूरत होती है। अब ड्रॉप है, अब कवर करना है तो कैसे होगा, ड्रॉप करना है या खुद को कवर करना है और होल्ड ऑन करना है। अटेंडेंस लगवा दो सब लोग।